नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। ये जो वीडियो है वो STET 2019 कथा के नाम से बनाई जा रही है और ऐसा एक कथा, एक नाम देना, एक व्यंग्य किया गया है इस वीडियो के माध्यम से। और आपको इस वीडियो में STET 2019 के संदर्भ में जितनी भी चीजें हैं वो सारी स्पष्ट रूप से बताई जाएगी, जो अभी तक न मीडिया सही रूप से दिखा रहा है और न ही पेपर के द्वारा जो है आपको सही माध्यम से सूचनाओं को प्रकाशित किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सारे जो बिहार के अभ्यर्थी हैं STET के, चाहे वो अभ्यर्थी नहीं भी हैं, बिहार के आम जनता, आम नागरिकों को भी जानने का अधिकार है कि आखिर STET 2019 में ऐसा क्या हुआ है, कहां गड़बड़ी हुई है और किन कारणों से इतने सारे अभ्यर्थी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार की खामियों को उजागर करूंगा और STET 2019 के पीछे जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी उसके पीछे रहस्य हैं, उन सारी चीजों से पर्दा उठाऊंगा और देखते रहिए आखिर क्यों बिहार में बच्चे शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। कई बार आपने सुना होगा कि सुशील कुमार मोदी जी ने ऐसा कुछ बयान दिया था कि बिहार में मैथ के और साइंस के टीचर नहीं मिलते हैं और इस कारण से हमें अदर स्टेट के लोगों को बुलाना पड़ता है, इसलिए हम डोमिसाइल यहाँ लागू नहीं कर सकते हैं। किन परिप्रेक्ष्य में वो सही स्टेटमेंट था और क्यों आखिर बिहार में लोग टीचर बनना नहीं चाहते हैं? क्या बिहार में प्रतिभाव की कमी है कि वो टीचर बनना नहीं चाहते हैं, या सरकार की सिस्टम है जो इतनी नाकाम सिस्टम है जिसकी वजह से अभ्यर्थी मजबूर हो जाता है कि वो इस सिस्टम से ही दूर होकर बाहर स्टेट में चला जाता है जॉब करने के लिए। तो STET 2019 की जो कथा की शुरुआत हो रही है वो आपको 7 सितंबर 2019 से शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो चल रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था, उस विज्ञापन में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 9 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक STET 2019 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और उसमें पेपर 1 और पेपर 2 के विषयों की संख्या दी गई है। पेपर 1 में 7 विषय, पेपर 2 में 7 विषय हैं। बाद में एक विषय और जोड़ा गया था, मैथिली को, उसमें जोड़ा गया था बाद में। और साथ ही साथ इसमें आप ये देखिए पॉइंट नंबर 2 में इस बार जो है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो कट ऑफ होगा वो 50% होगा जनरल कैटेगरी के लिए और OBC SC ST के लिए जो कट ऑफ होगा वो 45% का होगा। और आप इसके बाद आप एक वीडियो देखिएगा जिसमें माननीय किशोर सर ने भी बताया है कि ये STET की जो परीक्षा है वो विभिन्न STET परीक्षाएं जो पहले हुई थी उससे काफी डिफरेंट STET की परीक्षा है, क्योंकि इस STET की परीक्षा में आपको सीटों के अनुरूप ही रिजल्ट केवल दिया जाएगा। जितनी सीटें विज्ञापित की गई हैं उतने ही लोगों को श्रेणीवार और कोटिवार रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ऐसा ये विज्ञापन भी जो निकला हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 2 को मैंने रेड से घेरा किया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं इन चीजों की चर्चा की गई है। इसको आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ सुनिए आनंद किशोर सर का वीडियो कि कैसे उन्होंने वीडियो में STET 2019 के जो है परीक्षा को अन्य पात्रता परीक्षाओं से भिन्न बताया था, उसकी वीडियो को आप देखिए। तिथि की घोषणा आज की गई जिसके अंतर्गत 7 नवंबर 2019 को STET की परीक्षा ली जाएगी और इसी के साथ साथ शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 का भी आयोजन 7 नवंबर 2019 को किया जाएगा। इस परीक्षा में माध्यमिक अर्थात वर्ग 9th एवं 10th हेतु 25,270 वैकेंसीज अर्थात रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं और इसके साथ साथ उच्च माध्यमिक अर्थात वर्ग 11वीं एवं 12वीं हेतु 12,065 रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं। ये रिक्तियां अलग अलग विषयों में विज्ञापित की जा रही हैं। माध्यमिक हेतु कुल 7 विषयों में 25,270 रिक्तियां होंगी और उच्च माध्यमिक हेतु भी 7 विषयों में 12,065 रिक्तियां होंगी। इस वर्ष आयोजित की जाने वाली STET परीक्षा विगत TET परीक्षाओं से कई मायनों में भिन्न होंगी। अब तक इसके पूर्व आयोजित की जाने वाली TET परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता था और उसके आधार पर वह नियोजन हेतु कार्रवाई की जाती थी। इस बार जो STET की परीक्षा आयोजित की जा रही है, इस बार का जो कट ऑफ है वह पूर्व की भांति सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% न्यूनतम कट ऑफ होगा और उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 45% कट ऑफ होगा। और इस कट ऑफ के ऊपर अंक प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको कोटिवार इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट अर्थात मेधा क्रम के अनुसार उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जितनी रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं उतनी रिक्तियों का ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अर्थात जितनी अलग अलग विषयों में 14 विषयों में जो रिक्तियां होंगी उन रिक्तियों के अनुसार उतने ही अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कोटिवार रिजल्ट
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस मेधा सूची के तैयार करने में उनकी कोटि और अंक के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। यदि दो कैंडिडेट्स का अंक बराबर होता है तो वैसे केस में उनकी उम्र के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, अर्थात अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी। और यदि किसी कैंडिडेट्स के अंक भी बराबर होते हैं और उम्र भी बराबर होती है तो वैसी परिस्थिति में जिनको भी यूजी स्नातक परीक्षा 8th, 9th और 10th के लिए और 11th, 12th के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में जिनके अंक अधिक होंगे उनको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। और यदि किसी कारणवश संयोगवश ये तीनों चीजें किसी दो कैंडिडेट्स की या अधिक कैंडिडेट्स के बराबर होती हैं तो वैसे केस में अल्फाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। और इस प्रकार मेधा सूची तैयार करते हुए परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। तो जैसा कि आपने आनंद किशोर सर का वीडियो सुना और आपने एक पेपर कटिंग भी देख रहे हैं 8 सितंबर 2019 का, जिसमें स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है कि एसटीईटी 2019 की जो परीक्षा है वो 7 नवंबर को होने जा रही है, जिसमें 33 या 335 पद हैं। बाद में इसमें 105 पद और जोड़े गए थे आपको और मैथिली सब्जेक्ट के लिए, यानी 440 पद टोटल हो गए आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक भर्ती में बिहार में ऐसी कोई भर्ती हुई नहीं है आज तक जिसमें कोई कोर्ट केस ना हो, और कोर्ट केस के बाद ही कोई भर्ती यहाँ कंप्लीट होती है, ये तो नेचुरल चीजें हैं। और तो कोर्ट केस की शुरुआत हो रही है। पहला केस जो है इस एसटीईटी पर दाखिल किया गया था CWJC 20587/2019, और यह केस जो है दायर किया गया था एसटीईटी की परीक्षाएं क्योंकि काफी 2011 के बाद सीधे 2019 में आयोजित होने जा रही थी 8 वर्षों के बाद। तो उन पिटिशनरों की डिमांड पे कि 8 वर्षों के बाद हो रही है, इसलिए उम्र सीमा में कम से कम छूट दी जाए क्योंकि टीईटी की परीक्षा हर साल आयोजित की जानी चाहिए। ऐसे एसटीईटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हर साल आयोजित किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कोर्ट में अपनी दलील देखा कि टीईटी की परीक्षा हर साल आयोजित की जानी चाहिए। इसी के आलोक में एसटीईटी की परीक्षा नहीं हुई है हर साल, इसलिए हमें 8 साल का छूट जो है प्रदान किया जाए। और इसके तुम उपरांत जो है हाईकोर्ट ने उन लोगों को 10 साल की छूट प्रदान की थी। एज रिलैक्सेशन 10 वर्षों का मिला था। और साथ ही साथ जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी थे उन लोग को 8 वर्ष का मिला था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ट्रेनिंग नहीं होता है, बीएड वगैरह 2 साल का करना अलाउ नहीं था उसमें, इसलिए उन लोग को 8 साल का। और जो एसटीईटी में जो अन्य सब्जेक्ट है उन लोगों को 10 वर्षों की छूट प्रदान की गई थी। वो देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको चल रहा है ये ऑर्डर। तो साथ ही जैसा आपने देखा कि एज रिलैक्सेशन वाले केस के बाद जो है 10 वर्षों की छूट प्राप्त हुई सब लोगों को, और उसके बाद जो है फिर से एसटीईटी का जो एग्जाम का जो नया तिथि घोषित किया गया 28 जनवरी को घोषित किया। और काफी मायनों में ऐतिहासिक परीक्षा थी, पहली बार बिहार में परीक्षा हो रही थी जहां पे इतने ठंड के मौसम में 28 जनवरी 2020 काफी ठंड का मौसम था, और उस ठंड के दिनों में भी लोगों को चप्पल पहन के परीक्षा देना था। और एग्जामिनेशन में, और एग्जाम में तो जैसे रहता है कि कोई आपको लेकर नहीं जाना है, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह वो सब लेके जाना माने, काफी कड़ाई से परीक्षा हुई थी, काफी मतलब हार्डशिप से परीक्षा ली गई थी। जिन लोगों ने परीक्षा दिया है वो अपना अनुभव बताएंगे भी आप, और आपको देखिए कि परीक्षा के इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें थी वो आगे आपको दिखाई पड़ेगा वीडियो में कि कैसे क्या क्या चीजें परीक्षा में लेके ले जाना वर्जित था और कैसे परीक्षा आयोजित की गई थी। तो अभी आपने जस्ट देखा होगा कि पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सहरसा में एक केंद्र की परीक्षा यानी टोटल 4 केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई। अनियमितता के आरोप में वहां पे कुछ अनियमितताएं हुई थी, उस कारण से जो है वो 4 केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई और फिर से उनके एग्जाम की नई तिथि घोषित की गई। 26 फरवरी को उनका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। और साथ ही साथ आनंद किशोर सर ने जो बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने भी बयान दिया था कि परीक्षा पूर्ण रूप से और शांतिपूर्वक और अच्छी तरीके से हुई है। 4 केंद्रों की परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई है, जिनको रद्द करके हम दोबारा परीक्षा कंडक्ट वहां कराने जा रहे हैं। और अभी आपने जैसा देखा कि 4 केंद्रों की पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी 26 फरवरी को और पटना में, और काफी कड़ाई से परीक्षा यहाँ भी दी गई थी। उसके बाद अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि उनका रिजल्ट जल्द से जल्द एसटीईटी 2019 का रिजल्ट प्रकाशित हो। आंसर की भी जारी किया गया, ऑब्जेक्शन भी मांगा गया था इसी बीच में। और इसी बीच में एक हाईकोर्ट में केस फाइल हुआ CWJC 5650/2020, और जिसमें पिटिशनर लोगों ने मांग किया कि एसटीईटी 2019 की जो परीक्षाएं हुई हैं 28 जनवरी और 26 फरवरी को वो काफी मतलब अपारदर्शी तरीके से हुई है, काफी धांधली हुई है परीक्षा में। क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुआ है, क्वेश्चन पेपर का जो स्तर था वो आउट ऑफ सिलेबस का था वगैरह वगैरह। तो जैसा आपने देखा कि 26 फरवरी 2020 को परीक्षा आयोजित की गई 4 केंद्रों की, और उसके बाद अभ्यर्थियों से आंसर की पे भी ऑब्जेक्शन मांगा गया। अभ्यर्थी अपने आंसर की पे ऑब्जेक्शन देने के बाद अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच पटना हाईकोर्ट में केस दाखिल हुआ CWJC 5650/2020, और उसमें पिटिशनर लोगों ने डिमांड किया कि एग्जाम जो हुई है एसटीईटी 2019 की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुआ है, क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, तमाम तरह के आरोप लगाए गए उस केस में। और उसके बाद 12 मई 2020 को इस केस की पहली सुनवाई थी, और बोर्ड ने ऐसा पेपर के माध्यम से बताया था कि 17 तारीख तक जो है वो
15 से 17 मई के बीच में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और इस केस की सुनवाई 12 मई 2020 को हुई 5650 केस की। और इसी बीच 12 मई के बाद नेक्स्ट जो डेट पड़ा था केस का वो 22 तारीख था, जब बोर्ड ने अपने काउंटर सबमिट करने की बात कही थी कोर्ट में। और बोर्ड ने काउंटर अपना तो सबमिट नहीं किया, लेकिन अभ्यर्थियों को इन काउंटर जरूर कर दिया। और बोर्ड ने STET 2019 की परीक्षा को 16 मई को एक कमेटी का हवाला देते हुए रद्द कर दी गई। और उसमें 2 बिंदुओं की चर्चा की गई कि सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र सही से सेट नहीं किए गए थे इस कारण से, और दूसरा कारण यह था कि परीक्षा के अंदर जो 4 सेंटरों पर परीक्षा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कहीं और भी क्वेश्चन पेपर चला गया होगा। इन्हीं तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने स्वतः ही इस परीक्षा को रद्द कर दिया कोर्ट में 22 मई को सुनवाई होने से पहले ही। और जब 22 मई को सुनवाई हुई कोर्ट में, तो कोर्ट में ये मैटर इनफ्रक्चुअस हो गया। लेकिन ऑर्डर देने से पहले जज साहब ने इतनी बात जरूर कही उस केस में भी कि किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन का सेटिंग होता है और जो एग्जाम होता है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए था। ऑर्डर की जो लास्ट कॉपी, लास्ट जो पैराग्राफ है उसको ध्यान से पढ़िए आप लोग, आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस परीक्षा के रद्द होने के बाद सारे अभ्यर्थी सदमे में आ गए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पटना हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की कि एग्जाम के बारे में खुद आनंद किशोर सर ने बोला था, पेपर में स्टेटमेंट लिखे कि सारी परीक्षाएं सही स्तर से हुई हैं, 4 केंद्रों पर गड़बड़ी थी, उसके द्वारा परीक्षाएं ली भी गई हैं, तब भी हमारी परीक्षा रद्द कर दी गई। और फिर हम लोग के द्वारा CWJC 6768 और 2020 जो है हाईकोर्ट में दाखिल किया गया कि इस एग्जाम का रिजल्ट दिया जाए। लेकिन जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बोर्ड के मैटर में इंटरफेन करने से मना कर दिया और कहा कि बोर्ड ने जो स्टेप लिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट इस मैटर को इंटरफेन करेगी। और कोर्ट ने उस मैटर में इंटरफेयर करने से साफ मना कर दिया। और अंततोगत्वा जो है वो STET 2019 की जो परीक्षाएं हुई थी 28 जनवरी और 26 फरवरी की ऑफलाइन परीक्षाएं, जिसको बचाने की मुहिम हम लोगों ने चलाया था, वो मुहिम हमारी धराशायी हो गई और हमें कोर्ट में हार का सामना करना पड़ गया। और फिर से लेकिन एट द सेम टाइम बोर्ड ने वहां पे दिया कि हम लोग जल्द से जल्द STET 2019 की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं। और वो परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई कि 9 सितंबर से लेके 21 सितंबर 2020 तक जो है वो आपको ऑनलाइन मोड में STET 2019 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब आगे स्क्रीन पे आप देखिए हम लोग का जो ऑर्डर था उसमें लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा गया था, और साथ ही साथ ऑनलाइन परीक्षा जो 9 सितंबर से 21 सितंबर तक आयोजित की गई थी उसकी सूचना भी प्रेषित कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि 11 अगस्त 2020 को जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा PR 181/2020 विज्ञप्ति जारी की गई, और जिसके द्वारा 9 सितंबर 2020 से लेकर 21 सितंबर 2020 तक STET 2019 की परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड में आयोजित करने की बात की गई। और इसके 2 सप्ताह पूर्व जो है वो बताया गया कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। सब लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। बहुत दूर दूर काफी सेंटर दिए गए थे, कुछ लोग का नजदीक पड़ गया तो अच्छा था, लेकिन बाकी लोग का बहुत दूर दूर सेंटर दिया गया था। और आपने अभी एग्जामिनेशन का शेड्यूल अभी जस्ट देखा था पिछले स्लाइड में। तो जैसा आपने देखा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाने लगी 9 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। और इसी बीच जैसे पहले हुआ था STET 2019 की जो ऑफलाइन परीक्षा हुई थी वहां भी 2 केसेस हुए थे, जिसके कारण से एग्जाम प्रभावित हुआ, रद्द भी हो गया। और फिर से यहाँ भी जो है आपको केस की शुरुआत हो रही है। पहले केस की शुरुआत हो रही है मैथ केस के द्वारा। मैथ की परीक्षा जो आयोजित की गई थी वो 10, 11 और 14 तारीख के 3 डेट पर आयोजित की गई थी। 10 और 11 तारीख का जो पेपर था वो काफी हार्ड लेवल का था, और 14 तारीख का जो पेपर था कंपेरेटिवली 10-11 की तुलना में मॉडरेट लेवल का था। तो 10-11 वाले अभ्यर्थियों ने जाके पटना हाईकोर्ट में CWJC 8278/2020 करके केस दाखिल किया कि 10-11 के पेपर का लेवल जो है IIT लेवल का था, जबकि कंपेरेटिवली 14 का जो पेपर का लेवल था वो 10th लेवल का था। इस केस की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई, और हाईकोर्ट में जो है एक कमेटी बनाया गया, कमेटी के हाईकोर्ट के निर्देश पे, और कमेटी ने अपना रिपोर्ट देकर कुछ क्वेश्चन जो IIT लेवल के थे उनको हटाकर रिजल्ट जारी करने का रिकमेंडेशन दिया, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया और कहा कि जो क्वेश्चन है वो हटा दिया जाएगा और बाकी जो है आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। कोर्ट ने इस मैटर में भी इंटरफेयर करने से मना कर दिया, क्योंकि एग्जाम काफी सेंसिटिव था और चूंकि दोबारा परीक्षा रद्द होने के बाद हुई थी। और कमेटी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने कहा कि जो रिजल्ट है वो अकॉर्डिंगली आप पब्लिश कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन उसमें हटाना था वो क्वेश्चन हटाया जा सकता है उसमें। तो ये CWJC 8278/2020 के केस की बात। अभी हम लोग मैथ वाला केस CWJC 8278/2020 की बात कही थे जस्ट। अब इससे हम लोग परेशान थे काफी, क्योंकि ये रिजल्ट होने में काफी डिले हो रहा था, और पता चला बोर्ड के द्वारा कि इसी मैथ केस के कारण डिले हो रहा है। अब ये केस चल ही रहा था, तभी एक और केस की खबर सामने में आई, CWJC 8520/2020। और इस केस में है सिलेबस का मुद्दा बनाया गया था कि सिलेबस जो है नहीं दिया गया परीक्षा में, और साथ ही साथ परीक्षा जो है वो ऑनलाइन मोड से आयोजित की जा रही है, जिसमें कई अभ्यर्थी ऑनलाइन सर्वर नहीं है, तो कैसे वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर CWJC 8520 दाखिल किया गया कोर्ट में, और कोर्ट ने पहले ही डेट पे पूरे एग्जाम के रिजल्ट पे स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट में 26 नवंबर की पहली सुनवाई में ही जो है
इस एसटीईटी एग्जाम के रिजल्ट के पब्लिकेशन पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद तुरंत उसकी अगली सुनवाई 15 दिसंबर को हुई, जिसमें हम लोगों ने इंटरवेन किया और अपने पक्षों को मजबूती से रखा कि ये जो एग्जाम हुई है उसमें कोई स्पेसिफिक सिलेबस कोई ऐसा मेंशन नहीं था, एजुकेशन स्तर का क्वेश्चन वगैरह लेवल दिया गया था और साथ ही साथ और भी जो कम्युनिक बोर्ड ने पब्लिश किया था उन सारी चीज़ों को फेवर करते हुए हम लोगों ने अपनी बातें रखी कि ये परीक्षा हम लोग दोबारा दे रहे हैं। और कोर्ट ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि मतलब 8-9 वर्षों के बाद परीक्षाएं हो रही हैं, इतने सारे लोग परीक्षा में शामिल हैं, परीक्षा दोबारा कैंसिल होने के बाद हो रही है, तो थोड़ा सा कोर्ट हम लोग की तरफ इंक्लाइन दिखा होती है और हम लोग को पॉजिटिव सिग्नल लगने लगा कि 15 दिसंबर को कि फेवर में ही जाएगा, मतलब कि रिजल्ट पब्लिश होगा ही। और अंत तो गतवा इस केस की सुनवाई होते होते कई डेट पड़े केस के, हम लोगों ने कई बार केस को मेंशनिंग कराते हुए 4 मार्च 2021 को, यानी इतनी मतलब 3-4 महीने के बाद जो है केस की फाइनल हियरिंग हुई और फाइनल हियरिंग के बाद 4 मार्च 2021 को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कोई स्पेसिफिक सिलेबस पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, इसलिए आप गेम में जब पार्टिसिपेट कर जाते हैं तो गेम के रूल को चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं। और इन सारी तथ्यों के आधार पर जो है कोर्ट ने एसटीईटी 2019 के रिजल्ट को पब्लिश करने का अलाउ जो है कोर्ट को कर दिया। 4 मार्च के ऑर्डर के बाद हम लोग आश्वस्त हुए कि रिजल्ट अब जल्द से जल्द पब्लिश किया जाएगा, लेकिन इसी बीच फिर से एक और नया केस CWJC 7793/2020, जिसमें 3 विषयों के अभ्यर्थी 106 कैंडिडेट लोगों ने अपनी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग किया था, क्योंकि उन लोगों ने ऑफलाइन परीक्षा में कुछ उन लोग के सेंटर पे कुछ धांधली वगैरह या कुछ मतलब गड़बड़ी हुई थी, तो उस कारण से बोर्ड ने उनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया था। लेकिन उनके केस की सुनवाई में बोर्ड ने खुद उन लोग की परीक्षा कराने की बात कही और चूंकि वो लोग 3 विषय से संबंधित थे, यानी कि संस्कृत से, विज्ञान से और उर्दू से, इसलिए उन 3 विषयों को छोड़कर बाकी 12 विषयों का जो है रिजल्ट देने के लिए बोर्ड एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र था। और इसी कारण से बोर्ड ने जो है 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का रिजल्ट देने का शुरुआत किया और यहीं से एसटीईटी का जो है समझिए कि कथा का जो है चरम सीमा पहुंचना शुरू हो गया। और क्या क्या गड़बड़ियां हुई यहाँ से, इसी चीजों को हम आगे आपको विस्तार से बताने वाले हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है एसटीईटी 2019 की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट के संदर्भ में। अब देखिए आगे क्या होगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा सब लोग, बहुत ही सेंसिटिव मामला है ये। और ये सारे बिहार के नौनिहाल जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, आखिर उनको सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षक, बेस्ट टीचर मिले, इसके लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जैसा कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्णित था। और भी बहुत सारे काउंटर एफिडेविट जो हमने पहले केसेस बताए, CWJC 85-20 हो या CWJC 8278 2020 हो, सारे केसेस में बोर्ड ने भी और साथ साथ सरकार ने भी ये काउंटर दिया था कि यह परीक्षा जो है एक कॉम्पिटेटिव नेचर की परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ एक कॉम्पिटेटिव फॉर्म में ली जाने वाली परीक्षा है, जिसमें सीटों के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देने की बात कही गई है। लेकिन अब ये माजरा कैसे बिगड़ेगा, अब इसको देखिए अगले जब रिजल्ट जारी होगा 12 मार्च को, तब क्या होगा मैं अगले स्लाइड के द्वारा आपको इसको बताता हूँ। जो आईए कहते हैं, जल्दी सुनवाई के लिए जो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, वो हम लोगों ने विभाग की तरफ से दाखिल किया है और उसकी मेंशनिंग भी हमने कर दी है। और अच्छा डेवलपमेंट ये है कि माननीय न्यायाधीश लोगों ने उस पर अमल करते हुए या उसका संज्ञान लेते हुए 5 अप्रैल को प्राथमिकता के आधार पर उस मामले में भी हम लोगों के आईए पर विचार करने का फैसला किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सभी कुछ अनुकूल रहा या कोई ऐसा अनफोर्सीन रीजन नहीं आया, तो 5 तारीख को जो माननीय न्यायालय में इस बात पर विचार होगा, उसमें हम पूरे आशावान हैं कि उस मामले में भी हम आगे बढ़ पाने की स्थिति में आ जाएंगे। और वो और भी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जैसा कि हमने बताया कि ये तो 37,000 इस परीक्षा में होना था, कुछ रिजल्ट या कुछ नतीजे इस परिप्रेक्ष्य में रोके गए हैं कि आप सबने देखा होगा कि कुछ जगहों पर कुछ हंगामा हुआ था, जिसके कारण 106 अभ्यर्थी का मामला रुक गया था। फिर बाद में कोर्ट ने कहा है कि इनका भी शामिल करा लीजिए, उसके कारण कुछ नतीजे रोक लिए गए। उन सबको मिला के भी वो 37,000 है। लेकिन ये मामला जो छठे चरण का है, जो हमने कहा कि 5 अप्रैल को लिस्ट होने की बात है और जिसमें हम लोग लगे हुए हैं कि हर हाल में माननीय उच्च न्यायालय हम लोग को इजाजत दे दे, जो कंडीशन वो लगाना चाहते हैं, जो चाहे रिजर्वेशन का जो सरकार के नियम है रिजर्वेशन में हम लोग खुद लागू करना चाहते हैं। कहीं कोई ऐसी मंशा विभाग की या सरकार की नहीं है कि हम लोग कुछ अलग करना चाह रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और इसी आधार पर हमने आईए फाइल भी किया है। और हम लोग कितना मुस्तैद हैं कि ये परीक्षा भी जो देख रहे थे, आज जिसके नतीजे हम लोग जारी कर रहे हैं, ये भी रुक गया था न्यायालय के दखल के हिसाब से। हम लोग इसमें भी प्रोएक्टिवली आगे बढ़ के हम लोगों ने न्यायालय को कहा है कि भाई हमारे पद खाली हैं, विद्यालयों में हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है,
हमारे जो योग्य नौजवान हैं इस राज्य के वो बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां हैं, पद खाली है, हमारे योग्य नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है। इन सब के मद्देनजर हम लोग विभाग और सरकार की तरफ से माननीय न्यायालय से अनुरोध किया, तो एसटीईटी का भी उन्होंने परिणाम जारी करने की इजाजत दी, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग उसको आपके सामने जारी किया है। और ये रिजल्ट जो आया है, समझिए लगभग इतने लोगों को जो स्कूल में है उसका भी ब्रेकअप है, 16,000 कुछ है पेपर 1 यानी कुछ 9-10th में, और बाकी 8,000 कुछ है पेपर 2 यानी 11th-12th के लिए। इतने शिक्षकों की नियुक्ति लगभग पक्की एक तरह से समझी जाएगी। और इससे भी अधिक, जैसा कि हमने कहा, अब हम लोगों का अगला लक्ष्य, अगला निशाना है जो 5 अप्रैल को जो उसी परीक्षा। तो अभी आपने देखा शिक्षा मंत्री जी का प्रेस विज्ञप्ति और नेक्स्ट डे पेपर की हेडिंग पढ़िए, एसटीईटी में 24,599 सफल, शिक्षा मंत्री बोले सभी अभ्यर्थियों का निरसन लगभग पक्का। यही एक गलत प्रेस विज्ञप्ति और यही एक गलत स्टेटमेंट पूरे इस बवाल का जड़ है। इस पूरे एसटीईटी 2019 के प्रकरण को जो उलझाया गया वो सिर्फ और सिर्फ इसी एक गलत प्रेस विज्ञप्ति के कारण, क्योंकि यहाँ जो 24,599 अभ्यर्थी सफल बताए गए, ये केवल 24,599 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं, सबकी नियोजन पक्की है। वास्तव में सफल अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक थी, जो मिनिमम कट ऑफ 50% और 45% से ऊपर लाए हुए थे। ये 24,599 अभ्यर्थी जिनको सफल बताया गया इस प्रेस विज्ञप्ति में, ये मेरिट वाले अभ्यर्थी थे, और न बोर्ड ने अपने रिजल्ट में इन चीजों का जिक्र किया कि कितने लोग मेरिट में हैं, किसका मेरिट में क्या पोजीशन है, और न ही शिक्षा मंत्री के प्रेस विज्ञप्ति में ऐसा कोई जिक्र हुआ, और न ही उनके वीडियो में ऐसा कुछ कहा गया कि 24,599 लोग मेरिट में है अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। जो सफल लोग हैं उनको ही मेरिट में बताया गया, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको ही मेरिट में बताया गया, यानी क्वालिफाइड की संख्या इज इक्वल टू मेरिट में लोगों की संख्या बताई गई इस प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा। और यही सबसे बड़े जंजाल का जड़ बना, आगे विवाद का सबसे बड़ा कारण यही प्रेस विज्ञप्ति बना। क्योंकि वास्तव में जो कैंडिडेट सफल हुए हैं, सफल का मतलब क्या होता है कि जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं उनकी संख्या थी 24,599, लेकिन जो लोग मिनिमम कट ऑफ पार किए थे वो लोग क्वालिफाइड थे, उनकी संख्या न शिक्षा मंत्री जी बताए और ना ही आनंद किशोर जी ने बताया। भले ही शिक्षा मंत्री और सारे अधिकारियों ने यह बयान दिया कि इतने ही लोग क्वालिफाइड हैं, 24,599 लोग, और सबकी नौकरी पक्की है। ट्विटर पे भी संजय सर से पूछा गया, तभी उन्होंने यही जवाब दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एसटीईटी में खास करके जो 2 विषय के अभ्यर्थी थे, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी, काफी चिंतित थे वो इन बातों को लेकर कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 75 नंबर लाने वाला भी जो मेरिट में है और जो 125 नंबर लाया है वो भी मेरिट में है। तो ये जो शंकाएं बनी हुई थी, उस शंकाओं को दूर करने के लिए सभी अभ्यर्थियों ने आरटीआई करना शुरू कर दिया, और विभाग को कई तरह के आरटीआई सब लोगों ने फाइल किया अपने अपने विषय के संदर्भ में, कितने लोग क्वालिफाइड वगैरह हैं उनकी जानकारी दी जाए। लेकिन जब भी विभाग से आरटीआई किया जाता था, एक ही जवाब मिलता था कि हमारे पास कोई सूचना संधारित नहीं है। आप अगले स्लाइड में देख सकते हैं कि वहां भी ये दिखाया जा रहा है, एक व्यक्ति ने मांगा है आरटीआई के द्वारा, वहां भी ये बताया गया कि कोई सूचना संधारित नहीं। इसी संदर्भ में मैंने भी आरटीआई किया, लेकिन मुझे भी यही जवाब मिला कि सूचना संधारित नहीं है, अभी आपको कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। लेकिन मन में शंका जो था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, और इसी परिप्रेक्ष्य में 5 अप्रैल 2021 को फिर से मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा, और उनके जो नंबर होते हैं उनसे बात किया, तो उनके पीए ने बताया कि आपको ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट मांगना पड़ेगा, अपना रीजन वगैरह बताना पड़ेगा। तो फिर मैंने रीजन ये बताया कि मतलब मुझे जो है पॉसिबिलिटी लग रही है कि जो एसटीईटी का जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ टॉर्मल हो गया है। टॉर्मल मतलब कुछ गड़बड़ियां वगैरह हुई है, क्योंकि स्टेट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना था, तो उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वगैरह पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति का किस कैटेगरी में चयन हुआ है। क्योंकि अगर हम 150 में अगर 109 नंबर लाए हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि मेरा कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में मेरा चयन हुआ, मेरा जनरल में हुआ है कि मेरा ईडब्ल्यूएस में हुआ है, मेरा ओबीसी में हुआ, केसी में हुआ, केएसटी में हुआ। तो ये शंकाओं को लेकर मैंने आपसे मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर को जो है वो ईमेल के थ्रू अपना मैसेज भेजा, लेकिन उन्होंने कोविड केयर के हवाला देते हुए उनके पीए ने मना कर दिया कि सर अभी मिलना नहीं चाहते हैं। मैं अभी अगले स्लाइड में देख सकते हैं ये अपॉइंटमेंट के लिए जो मैंने उनको ईमेल भेजा था। इसके बाद कई बार हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाया कि 3 विषयों का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, लेकिन वो लेट हो रहा था। बाद में एक बार संजय सर ने ट्वीट किया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है रिजल्ट में, उनको दूर करते हुए हम लोग रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे बहुत जल्द, प्रोबेबली 21 या 22 जून उन्होंने बताया था, 22 जून तक। और फिर 21 जून को जो है रिजल्ट पब्लिश हुआ, और 21 या 22 जून से पहले ही एक ऑडियो हम लोग के पास पहुंचा था जिसमें एक जिक्र था इस बात का कि रिजल्ट जो है वो सीट से काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत लोग हो सकता है कि इस रिजल्ट से बाहर होंगे। और इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग का जो एडमिन ग्रुप है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी का, उसमें भी ये चर्चा हुई थी कि रिजल्ट सीट से ज़्यादा होगा, कि बम फटने वाला है, इस तरह का कुछ सुनने में आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने इसको लाइटली लिया था, क्योंकि हम लोग बस ये सोच रहे थे कि रिजल्ट अगर सीट से ज़्यादा भी होगा तो क्या होगा, 1500 2,000 ज़्यादा से ज़्यादा गया होगा। हम लोग कोई इतना आइडिया नहीं था कि किसी विषय में रिजल्ट सीट से 5 गुना
और किसी विषय में 10 गुना ज़्यादा हो सकता है, जैसे सामाजिक विज्ञान में 5 गुना ज़्यादा है और कंप्यूटर साइंस में 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट होगा, इसका अंदेशा हम लोग को बिल्कुल भी नहीं था। और जब 21 जून को रिजल्ट आया तो हम लोगों ने देखा कि कितने ऐसे हमारे मित्र जो अच्छे स्कोर लाए थे, 95, 99, 100, वो सारे लोग मेरिट लिस्ट से बाहर थे और ओवरऑल रिजल्ट में मेरिट शो करना शुरू कर दिया था 21 जून के रिजल्ट में। वैसे आनंद किशोर जी ने अपने प्रेस विज्ञप्ति जो 21 जून को दे रहे हैं, वहां भी उन्होंने इस बात का चर्चा किया है कि 12 मार्च को हमने रिजल्ट दिया था, और साथ ही साथ बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है वहां भी इस तरह के मैसेज किया गया कि 21 जून को जो रिजल्ट जो बाकी 3 विषयों का था वो दिया जा रहा है, और साथ ही साथ इनका मेरिट में जिसका जो स्थान है वो भी दिया जा रहा है। तो ये जो उन्होंने कहा कि मेरिट में स्थान दिया जा रहा है, तो लोग चौंक गए कि भाई मेरिट में स्थान की क्या बात है, जब तो पहले से रिजल्ट हम लोग का घोषित है। लेकिन वो जो पहले से रिजल्ट घोषित था वो सिर्फ क्वालिफाइड लोगों का था। उन्होंने उस दिन जो 12 मार्च का जो रिजल्ट था सिर्फ क्वालिफाइड शो किया था, उसने ये नहीं बताया कि अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट ऑफ मेरिट में है कि नहीं है। लेकिन इस बार बिहार बोर्ड ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में भी अपनी गलती को रेक्टिफाई किया कि भाई विज्ञापन के अकॉर्डिंग उनको मेरिट भी बनाना है। ऐसे 24,599 तो मेरिट वो दिखाए थे, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या जो थी क्वालिफाइड लोगों की संख्या वो ज्यादा थी। तो उन्होंने मेरिट के साथ मेरिट क्रम दिखाया कि किस लोगों का किस मेरिट क्रम पे है। अभी आप देख लीजिए आनंद सर का जो प्रेस विज्ञप्ति हुआ था वो भी देख लीजिए 21 जून का, और साथ ही साथ बिहार बोर्ड का जो फेसबुक पेज है वहां से क्या मैसेज कन्वे किया गया है वो भी देख लीजिए। स्पष्ट लिखा जा रहा है कि मेरिट क्रम दिखाया जाएगा। देखिए ध्यान से इसको। शिक्षा विभाग का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा SGD के पेपर 1 के 3 विषयों अर्थात उर्दू, संस्कृत और विज्ञान विषयों का परीक्षा फल अभी से कुछ ही देर में माननीय मंत्री महोदय द्वारा जारी किया जाएगा। इसके पूर्व 12 विषयों पेपर 1 और पेपर 2 के 12 विषयों का परीक्षा फल पूर्व में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जारी किया गया था, और उस क्रम में यह बताया गया था कि 3 विषय जो शेष रह गए हैं उर्दू, संस्कृत और विज्ञान, इसमें कुछ विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा लेने के पश्चात इस विषय का समेकित रूप से रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसी क्रम में आज यह परीक्षा परिणाम जारी किया जाना है। मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वे कृपया इन 3 विषयों के परीक्षा फल को जारी करने के बाद, और इसके साथ ही जो पिछली बार जो 12 विषयों का परीक्षा फल जारी किया गया था उसमें कैंडिडेट्स के मार्क्स, उनको अंक की सूचना दी गई थी, वे क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड है उसकी सूचना दी गई थी। आज उन 12 विषयों का उन सभी कैंडिडेट्स का मेधा क्रमांक में स्थान भी आज जारी किया जा रहा है, जिससे कि उन कैंडिडेट्स को जब भी शिक्षक नियोजन का अगला चरण 7वां चरण प्रारंभ होगा कुछ महीनों के बाद, तो उनको अप्लाई करने में उसमें सुविधा होगी। तो उन 12 विषयों में भी पूर्व की सूचना जो मार्च पर क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड के अलावा विषयवार, कोटिवार मेधा क्रमांक में स्थान भी उन 12 विषयों का जारी किया जा रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय से कृपया इस परीक्षा फल को जारी करें। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि 30,676 लोग जो है अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट मेरिट लिस्ट में थे, लेकिन जो बहुत लोग जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में कर दिए गए, उन लोगों ने जाके सरकार पर दबाव बनाया इन चीजों का कि आप जब 24,599 लोग ही क्वालिफाइड थे 12 मार्च को, तो हम सारे अभ्यर्थी मेरिट से बाहर कैसे हो गए। और आपने खुद कहा था कि इतने ही लोग क्वालिफाइड हैं और इतने ही लोग मेरिट में हैं, तो आखिर हम लोग बाहर कैसे हो गए। उसके बाद इतना हंगामा हुआ, सरकार पे इतना दबाव बना कि सरकार ने आनंद फानंद में कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं और कमेटी बनाने के बाद हम फैसला करेंगे, क्योंकि 7वें चरण में हम 2011 वाले जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका देंगे, क्योंकि उनकी भी वैलिडिटी लाइफ टाइम होने जा रही है, लाइफ टाइम सरकार ने कर दी है। और 2019 में भी जो STET में जो क्वालिफाइड हैं और मेरिट में हैं और जो क्वालिफाइड और नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, उनके कैंडिडेचर पर हम 7वें चरण में विचार करने के लिए कमेटी बनाने जा रहे हैं, और कमेटी के बाद जो है जो हम फैसला लेंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। तो शायद अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद सरकार ने ये जो कमेटी बनाने का निर्णय लिया। अब देखिए आगे की स्लाइड में आपको दिखेगा कमेटी का रिपोर्ट, और कमेटी कब बनी, कैसा रिपोर्ट आया कमेटी का, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे क्या होने वाला है। तो अभी आपने देखा सरकार ने कमेटी बनाया 22 तारीख को, और कमेटी ने 26 तारीख को अपना रिपोर्ट दिया, और कमेटी रिपोर्ट के अनुसार जो है ये हुआ कि 2011 की वैधता लाइफ टाइम कर दी गई है। इस कारण से वो लोग भी 7वें चरण में एलिजिबल होंगे इन सीटों पे। साथ ही साथ
जो लोग 2019 के एसटीईटी में, चाहे वो क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट में हो या क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हो, वो सारे अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। और यहीं से जो है सरकार ने एक तरह से इस एसटीईटी 2019 की परीक्षा को, जो कि एक कॉम्पिटिटिव नेचर की परीक्षा थी, उसको एक पात्रता परीक्षा बना के रख दिया। और इसके साथ ही साथ जो मेरिट और नॉट मेरिट के अभ्यर्थी थे उनके बीच जो खाई थी वो और भी ज्यादा गहरी हो गई, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी थे उनका यह कहना था कि इन लोगों की वजह से ही, जो नॉट मेरिट लिस्ट वाले हैं, इनके कारण ही सरकार ने दबाव में आके इसको एक पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया था, जबकि इन्हें चाहिए था कि मेरिट लिस्ट की जांच करवाते और अपना मेरिट में वो कहां पे है, अपना स्थान क्यों मांग करते। लेकिन इनके जो रुख थे और इनका जो आंदोलन था, इसी के प्रभाव में सरकार ने आनन फानन में आंदोलन को दबाने के लिए ऐसा कर दिया कि वो क्वालिफाइड को ही, सारे जितने भी क्वालिफाइड थे, चाहे वो मेरिट में थे चाहे नॉट इन मेरिट में थे, वो सारे मेरिट शब्द को ही खत्म कर दिया गया सिर्फ नॉट इन मेरिट वालों की वजह से। जबकि सरकार की ये सोची समझी एक साजिश है। वो चाह रही थी कि क्या फायदा हमको मेरिट और नॉट मेरिट से, हमको तो शिक्षक बहाली करना है, चलो मेरिट नॉट मेरिट हटा के सबको हम बहाली करने का मौका दे देंगे, अपना ही सब कोर्ट में जाएगा, लड़ेगा, मामला कोर्ट में जाएगा तो खुद अपने कोर्ट से निर्णय जो आएगा हम मानेंगे। सरकार की सोची समझी साजिश है ये, और कुछ नहीं है। इस कमेटी रिपोर्ट के आने के बाद जो है आंदोलन खत्म भी हो गया। आंदोलन फिर से भविष्य में होने वाला भी है जो नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा। लेकिन इस कमेटी रिपोर्ट के बाद, चाहे वो मेरिट में हो चाहे नॉट इन मेरिट में हो, कोई सेटिस्फाइड नहीं है और सब लोग अपने अपने जगह पे असंतुष्ट हैं। लेकिन सरकार का जो काम था लोगों को डिवाइड करना, वो कर चुकी थी सरकार। और सरकार की एक गलत प्रेस विज्ञप्ति ने क्या क्या की ये आपको समझ में अब आ गया होगा। और आप लोग खुद देखिए कि जहां पे 30,676 लोग मेरिट में चयनित थे अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट, वहां इतने लोग बाहर में थे जो नॉट इन मेरिट में थे। इस डाटा को बार बार मांगा गया सरकार के द्वारा, और मांगने के बाद अंततः गत्वा सरकार ने जो डाटा जारी किया, वो डाटा देख के सारे लोगों के होश फाकते हो गए। वो डाटा ऐसा डाटा आया कि 30,676 लोग तो मेरिट में हैं, लेकिन टोटल जो रिजल्ट था वो था 80,000, यानी 80,000 लोग जो है वो मिनिमम कटअप को पार किए हुए थे। अब बताइए 80,000 मिनिमम कटअप को पार करने वाले लोग हैं और 30,000 मेरिट वाले लोग हैं, यानी 30,000 मेरिट वाले एक तरफ हो गए और 50,000 नॉट इन मेरिट वाले एक तरफ हो गए। नॉट इन मेरिट वालों का कहना था कि भाई चलो, उसमें से कुछ लोगों का ऐसा मानना है, मैं सबका नहीं कहूंगा, कि चलो सरकार ने कम से कम एलिजिबिलिटी करके हम लोगों को कुछ तो मौका दिया कि हम लोग नियोजन निकाय में अप्लाई करेंगे। कुछ लोग का ये भी मानना है नॉट इन मेरिट वालों में कि नहीं, हम मेरिट में थे, मेरिट के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट अकॉर्डिंग होना चाहिए सारा काम। और जो मेरिट वाले हैं उनका सिर्फ एक ही मानना है कि अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट हम एलिजिबल हैं, तो हमको क्यों ऐसे किया गया कि हम सबके बराबर होंगे और सब लोग के साथ साथ चरण में अप्लाई करेंगे। और इसी से मेरिट और नॉट मेरिट के बीच की जो दरार है वो बढ़ती चली गई। और मेरे पास कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि मैं करूं क्या करूं ना करूं। लेकिन ओवरऑल जब मैंने सारी चीज़ों को एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा लगा कि इस एग्जाम के अकॉर्डिंग ये एकदम श्योर था कि जो मेरिट में आएंगे उनका ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है, चाहे वो जैसे भी बढ़े। ठीक है, मैंने अगर फेसबुक पे ये लिखा था कि आपके रिजल्ट के लिए मैं जान लगा दूंगा भले ही मेरा रिजल्ट हो या ना हो, आखिर वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था? इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखा था क्योंकि सब लोग जानता था कि किसी का रिजल्ट होना ना होना 75 नंबर तो सब पे ला सकता था, सबको पता था ये, लेकिन वो मेरिट में है कि नहीं ये पता नहीं था उसको। तभी तो वो लिखता था कोई भी आदमी कि हाँ मेरा रिजल्ट हो या ना, आप लोग का तो रिजल्ट कम से कम आएगा, रिजल्ट तो आना चाहिए कम से कम, यही तो हमारे लोग का प्रयास था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमने बहुत लोगों से अपना विचार विमर्श किया, अपने मित्रों से या अपने शुभचिंतक जो भी हमारे हैं, और ओवरऑल हमने मतलब सब चीजों को आकलन करने के बाद एक पाया कि नहीं, जो मेरिट में भर्ती हैं वो जेन्युइन डिजर्विंग कैंडिडेट हैं अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट। अगर सरकार ने गलती की है तो सरकार अपनी गलती के लिए सजा भुगते। तो अभी आपने देखा 80,402 लोगों को सरकार ने क्वालिफाइड घोषित कर दिया और बता दिया कि 7वें चरण में सभी लोग जाकर अप्लाई करेंगे, जबकि अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट 30,676 लोग ही एलिजिबल हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग ने जो बिहार बोर्ड को पत्र लिखा है उसमें भी कहा है कि सीटों के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको देना है, यानी जितने सीट में विज्ञापित है उतना ही सीटों का रिजल्ट देना है, श्रेणीवार और कोटिवार, यानी कि जो भी कैटेगरी होगा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का बना के देना है, और जितनी सीटें उतना ही रिजल्ट देना है। सरकार ने और बीएससीबी ने दोनों ने अपने काउंटर में भी हलफनामा दिया है हाईकोर्ट में कि यह एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव नेचर भी बना रहे हैं, जिसके द्वारा हम बेस्ट टीचर चूज करेंगे और जो हाई स्कोरर रहेंगे उनको प्रमाण पत्र देकर हम आगे की प्रक्रिया में नियोजन या नियुक्ति जो भी करना होगा वो करेंगे। तो अब आप बताइए कि 30,676 जो योग्य अभ्यर्थी थे उनका क्या दोष है, और अगर मैं उनके साथ खड़ा हूं तो मैं कहां गलत हूं? अगर वो धर्म किसके पक्ष में है सोचिए, अगर गीता में धर्म की बात कही गई है तो आप बताइए कि जो एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं वो तो धर्म के पक्ष में है। अब सरकार ने अपनी गलत प्रेस विज्ञप्ति के लिए नॉट इन मेरिट वालों को भी इंक्लूड कर दिया और ये संख्या 80,000 कर दिया, साथ ही साथ 2011 वालों को भी ला रहे हैं। तो ये सरकार की गलती, सरकार अपने वोट बैंक के लिए कर रही है। हम इसको क्यों टॉलरेट करेंगे? हम तो इसका प्रतिकार करेंगे ही, और ऑब्वियस है प्रतिकार करेंगे, क्योंकि जो नियमावली है, जो विज्ञापन है, उनको फॉलो करते हुए आपको चलना है। आपकी नियमावली पे हर ये कि बीए बीएड बाई 2 पे बनेगा, ठीक है, हम इस बात को भी मान रहे हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपका ही तो कंडीशन था कि हम 30,000 लोगों, 37,000 जो सीटें हैं हम उतने ही लोग को सर्टिफिकेट देंगे, ये भी तो आपकी ही शर्त है।
तो आप खुद सरकार के काउंटर को भी देख लीजिए, सरकार ने क्या दिया था वो भी आप लोग देख लीजिए, और आप बिहार की प्रबुद्ध जनता ये डिसाइड करिए कि क्या सरकार वास्तव में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहती है या इसको गर्त में भेजना चाहती है। अगर सरकार ये चाहती भी होगी तो कम से कम हम मेरिट वाले अभ्यर्थी इसको गर्त में नहीं भेजने देंगे। और जहां तक